चलिए तो आज हम 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, इससे प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल जो है बोला है कि 4052 और 12756 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R इसका फॉर्मूला होता है जहाँ आपका R जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर और B से छोटा होता है। ठीक है, R जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास दो संख्या दिया हुआ है 4052 और 12756। देखिए 12756 जो है बड़ा है किससे? 4052 से। 12756 जो है बड़ा है 4052 से। क्या करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो 4052 से भाग देंगे 12756 में। ठीक है, तो देखिए 3 मरतबे लगाएंगे तो 2 तिया 6, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1 और 4 तिया 12। कितना हो गया? 12156। इसको घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से गया 6, 2 में से 2 गया 0, ये 0। ठीक है, 600 शेषफल बचा। अब जो है इस 600 से 4052 में भाग देना है। ठीक है, 4052 में भाग देना है तो 6 6 1 36, 6 मरतबे लगाएंगे। 6 से 4200 तो यानी ज़्यादा हो जाएगा, 6 मरतबे लगाएंगे 6 6 1 3600। तो कितना बचेगा? 452 बचेगा, 452। अब इस 452 में से 600 में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें 1 मरतबे लगाएंगे तो कितना होगा? 452। जब इसको घटाएंगे तो 148 बचेगा। इस 148 से फिर 452 में देना है। इस 148 से 452 में देना है तो 3 मरतबे लगाएंगे तो 444 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा। इस 8 से देंगे 148 में तो 18 मरतबे लगाएंगे, 18 8 144 होगा। तो शेषफल कितना बचा? 4 बचा। और फिर इस 4 से देंगे 8 में तो 4 दूनी 8 यानी शेषफल 0। यानी HCF में क्या होता है कि तब तक भाग देते रहना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो इसी स्टेप बाय स्टेप को क्या करना है? लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप में है, तो इसी 6 स्टेप को लिखना है। वही क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन होता है। तो ये हम रफ में किए थे, इसको थोड़ा इधर घिसका रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला होता है क्या होता है यहाँ पे लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R होता है। A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो अब देखिए तो हमारे पास लिखेंगे कि 12756 बड़ा है किससे? 4052 से। तो पहली स्टेप में क्या किए हैं? 4052 से भाग दिए हैं 12756 में। तो लिखेंगे 12756 बराबर 4052। कितना मरतबे पहली बार लगाए हैं? 3 मरतबे। शेषफल कितना बचा है? तो 600 बचा है। ठीक है, अब 4052 में देंगे 600 से कितना मरतबे लगाए हैं? 6 मरतबे। शेषफल कितना बचा है? 452। ठीक है, शेषफल कितना बचा है? 452 बचा है। अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या किए हैं? 600 में भाग लगाए हैं 452 से। तो तीसरा स्टेप में क्या लिखेंगे? 600 बराबर 452 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना बचा? 148। फिर अब क्या करेंगे? 452 में 148 से भाग लगाएंगे। ठीक है, कितना मरतबे लगाएं? 3 मरतबे। शेषफल कितना बचा है? 8 बचा है। शेषफल 8 बचा है। अब जो है 148 में लगाना है। 8 से 18 मरतबे लगाया था, 18 8 144 प्लस 4 शेषफल बचा। अब लगाना है 8 में
इस 4 से, तो 4 गुने 2 प्लस शेषफल कितना है 0। लास्ट में जो संख्या काटता है वही क्या होता है HCF होता है। तो HCF इक्वल टू क्या हो गया 4। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोला है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब इसको भी यूक्लिड विभाजन से ही दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए संख्या का रूप किस में दिया 2q और 2q प्लस 1 के रूप में दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लिए और b बराबर 2 किस लिए माने, तो क्या है कि हमको दिया है कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसीलिए यानी संख्या का रूप जो है 2q और 2q प्लस 1 के रूप में दिया है, इसीलिए हम लोग b क्या करेंगे 2 मानेंगे। और r क्या होगा, r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है, r जो होता है हमेशा b से छोटा है। तो b हम लोग क्या लिए हैं 2 लिए हैं। ठीक है, और जहाँ पे बोला है कि q कोई पूर्णांक है, ठीक है, तो b 2 लिए हैं, तो r जो है कितना ले सकते हैं, r 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, हमेशा 2 से छोटा ही होगा। रिमाइंडर यानी शेषफल जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। तो r बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं 0 और 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका यूक्लिड विभाजन क्या होता है a बराबर bq प्लस r होता है। ठीक है, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है, a बराबर bq प्लस r होता है। अब देखिए जब हम r बराबर लिखते हैं यहाँ पे, जब r बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, जब r बराबर 0 तो संख्या क्या हो जाएगा a बराबर b, तो b के लिए कितना है 2, तो a बराबर क्या हो जाता है bq प्लस r, तो b की जगह पे 2 रखेंगे और ये q प्लस r। ठीक है, तो 2q प्लस r की जगह पे कितना रखेंगे 0। ठीक है, जहाँ यहाँ लिख देंगे जहाँ q कोई पूर्णांक है, अब देखिए तो संख्या हमारे किस रूप में आ गया, ये जो आ गया 2q के रूप में आ गया। ठीक है, अब यहाँ q के जगह पे आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मान के चलिए 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2 होगा। 2 क्या है आपका सम संख्या, बोला है कि सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, सम पूर्णांक जो है 2q के रूप का होता है। यहाँ पे 2 रखते हैं, q का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। q का वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 तिया 6 होगा। तो देखिए 2 4 6 ये आपका क्या है सम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा और फिर एक देख लेते हैं, जब r बराबर हम 1 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा bq प्लस r, तो b के जगह पे 2 q प्लस r के जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे q के जगह पे आप जब कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पूर्णांक पुट कर सकते हैं। मान के चलिए अगर 1 रखते हैं तो 2 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 2 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। 3 आपका क्या है विषम पूर्णांक है। बोला है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। अगर q के जगह पे 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 4 1 कितना होगा 5 होगा। तो 5 आपका क्या है विषम पूर्णांक है, इसलिए लिख दीजिएगा यहाँ पे कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक टू क्यू के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का
होता है। देखिए फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास सवाल बोला है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लें कि धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 2 मान लिए। b 2 क्यों मान लें कि संख्या का रूप जो हमको इसी रूप में दिया 2q या 2q + 1 के रूप में दिया, इसीलिए हम लोग क्या माने, b बराबर 2 माने। और r जो होगा हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। r जो होगा हमेशा b से छोटा होगा। तो बताइए b बराबर 2 है तो r क्या हो सकता है, r या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, फिर 2 नहीं हो सकता क्योंकि r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है a बराबर BQ + r होता है। देखिए जब r बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, BQ + r। तो b के जगह पे क्या होगा, 2q + r। अब r के जगह पे क्या रखे, 0। तो संख्या क्या आ गया हमारे पास, 2q में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2q ही होगा। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब r बराबर 1 रखें तो a बराबर क्या हो गया, BQ + r। r कितना है, 1। तो हमारा संख्या क्या हो गया, 2q + 1। ठीक है, अब इस q के जगह पे आप कोई भी संख्या दे के देख सकते हैं, तो ये सम पूर्णांक का रूप आएगा और ये विषम पूर्णांक का रूप आएगा। इसलिए यहाँ पे लिख देना है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। यहाँ पे आप प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा उदाहरण है, बोला है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो जिस तरह पिछले सवाल को बनाए उसी तरह ये भी बनेगा। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लिए और यहाँ पे b क्या लेंगे, b बराबर 4 लेंगे। 4 इसलिए लेंगे कि संख्या का रूप जो है हमारे पास 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में दिया है, इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो सकता है, r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। तो अब देखिए हमारे पास ये क्या है, b बराबर 4 है, तो r क्या सब हो सकता है, 1 2 3, ये आपका r हो सकता है। ठीक है, तो जब हम r बराबर 1 रखेंगे, जब r बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगा, a बराबर BQ यानी 4q + 1, 4q + 1। ठीक है, जब r बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4q + 2। जब r बराबर 3 रखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, 4q + 3। अब इसमें देखना है कि ये जो आपका संख्या आया है, ठीक है, ये जो संख्या आया है ये सम संख्या, कौन सा इसमें सम है और कौन सा विषम है। बट हमको बोला है कि विषम पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए q के जगह पे कोई भी संख्या रखेंगे, मान के चलिए 1 रखते हैं तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 आपका क्या है, विषम संख्या। अगर 2 रखते हैं तो 4 × 2, 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो 9 आपका क्या है, विषम संख्या है। फिर इसी तरह यहाँ पे 1 रखेंगे तो q के जगह पे 1 रखेंगे तो 4 × 1 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी 6 क्या है, सम संख्या है। तो ये जो है ये इसके रूप का नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। ठीक है, बस प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा नंबर उदाहरण है। बोला है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फी है। ठीक है, 420 जो है काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे, यानी न्यूनतम जगह भी घेरे रहना है। ठीक है, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो क्या कीजिएगा, इस 120 और 420 का क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा, HCF अब
420 और 130 का क्या करना है, HCF निकालना है। बताइए 420 जो है बड़ी है किससे, 130 से, तो 130 से 420 बड़ी है 130 से, तो 130 से जो है 420 में भाग देना है, 420 में भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, 13×3 = 39, यानी 3 मरतबे लगाएंगे तो क्या होगा, 390 हो जाएगा। 0 में से गया 0, 12 में से न गया 3 और ये 0। अब इस 30 से इस 130 में देंगे तो 30 चौके 120, कितना बचेगा 10, और 10 से इस 30 में देंगे तो 10 दिया 30, यानी शेषफल 0। यानी HCF निकालने के लिए क्या करना है, जब तक शेषफल 0 ना आवे तब तक भाग देते रहना है। तो इसी को लिख देना है कि 420 बराबर 130, पहली बार कितनी मरतबे लगाए हैं, 3 मरतबे, शेषफल कितना बचा है, 30 बचा है। ठीक है, दूसरी बार जो है इस 130 में इस 30 से देना है, तो 130 बराबर 30 × 4 + 10, 30 चौका 120 और ये 10 शेषफल बचा। ठीक है, अब इस 30 में जो है 10 से भाग देना है, तो 10 दिया 30 + 0, तो शेषफल कितना आ गया, अब 0 आ गया। तो HCF क्या हो जाएगा, तो HCF बराबर 10। तो आपके पास जो पूछा है, बोला कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 रख सकते हैं।